यदि आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन देने की, तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस से हमेशा आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही टैक्सेशन का, जो कि हमेशा आप देखोगे पूछा ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। और आज हम देखेंगे कैसे आप यूजीसी नेट में इस टॉपिक को टैकल कर सकते हो, और यही सेम टेक्निक आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी हो। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट आप देख सकते हैं पब्लिक फाइनेंस। इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टैक्सेशन प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं और इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स करने वाले हैं, जिसपे हमेशा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आप किसी और एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको इससे हेल्प होने वाली है। ठीक है, सो व्हाई टैक्सेशन इज द हार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस मतलब पब्लिक यहाँ पे मतलब सरकार। ठीक है, क्योंकि सरकार पब्लिक का पैसा मैनेज करती है। जो सरकार में होता है वो जनता के पैसे जो टैक्स से रिसीव होते हैं और दूसरे तरीके से रिसीव होते हैं, वो सरकार मैनेज करती है। तो पब्लिक फाइनेंस का ये हार्ट है, क्योंकि ये सरकार की इनकम है। सिंपल सी बात है। तो टैक्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट्स लाइफलाइन फॉर डेवलपमेंट। देश में डेवलपमेंट करना है तो इसकी जरूरत पड़नी ही है। और टैक्सेस हर कंट्री में होते हैं, हमारे यहाँ भी है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है और 50 तरीके के अलग अलग टैक्स भी हैं। टैक्सेशन जो होता है ना, वो प्राइमरी सोर्स होता है किसका? रेवेन्यू का, गवर्नमेंट के खर्चे मैनेज करने के लिए। तो अगर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाना है, जैसे कोविड-19 के बाद काफी सारी परेशानी हो गई थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, ये नहीं थे, रेमडेसिविर करके एक इंजेक्शन आता था वो भी नहीं था, बहुत सारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वैक्सीन से रिलेटेड, कोवैक्सीन और इस तरह की जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड थी सरकार ने प्रोवाइड की थी। तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना था कोविड-19 के बाद, तो सरकार के पैसे काम आते हैं। फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है कि भाई एग्रीकल्चर से, या इंडिया पाकिस्तान में वॉर होने वाली है, ऑपरेशन सिंदूर को करना है, तो रिसोर्स कहाँ से उठा के आर्मी की तरफ ले जाने हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भी हाल ही में न्यूज आई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए गए थे, पर टैरिफ लगने के कारण उनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी थोड़ी इरोड हुई, तो उनके लिए डोमेस्टिक मार्केट भी खोला गया। उसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ऑफ द पॉलिसी एंड द रिसोर्सेस। और फिर मार्केट फेलियर है अगर कोई, तो उसको करेक्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं प्राइसेस ज्यादा हैं, कहीं कम है, सप्लाई का इशू है, ये सब मार्केट फेलियर है। जो फ्री मार्केट फेल हो जाता है तब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। यूजीसी नेट 3 से 5 एमसीक्यू टैक्सेशन पे हर साल पूछता है, ये हमारी एकेडमिक्स टीम की रिसर्च है। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की सीरियस तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए मेरे पास एक 3 आवर्स की फ्री वर्कशॉप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, रजिस्टर कर लेना। मैंने ही 3 आवर्स में आपको सिलेबस, पीवाईक्यू, कुछ कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कैसे पेपर 1 को भी टैकल करना है, कैसे जेआरएफ अचीव करना है, पूरा बताया। तो जब टाइम मिले तो उसको जरूर देख लेना। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फ्री है एब्सोल्युटली। ठीक है, आगे बढ़ते। इसमें क्या पूछा जाता है? कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, डायग्राम। अगर ये तीनों आपने कर लिया ना, तो ये हाई स्कोरिंग एरिया है। क्योंकि इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में पब्लिक फाइनेंस एक मेजर सब्जेक्ट है, और यूजीसी नेट कहता है कि हर सब्जेक्ट से हम 10 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप सोचो पब्लिक फाइनेंस के 10 क्वेश्चन में से 3 से 5 एमसीक्यू सिर्फ इसी टॉपिक से आते हैं, जो है टैक्सेशन। अब यहां से समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी स्टैंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन। अगर उनका टैक्सेशन अच्छा है तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। और नेट एग्जाम में इसको टेस्ट करना बहुत पसंद है एग्जामिनर को, हर बार सवाल आते ही आते हैं। अगर आपने हमारी फ्री मॉक टेस्ट जो मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है वो नहीं दिए, तो आप उसको देना, आपको रियलाइज होगा कि उसमें भी टैक्सेशन के काफी क्वेश्चंस हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने दिया था, और ये 4 पिलर है। ये सारी चीजें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में चीजें यहाँ पे प्रेजेंट की हैं, आप उसको बाद में रेफर कर सकते हो। अब क्या एक टैक्स को अच्छा टैक्स बनाता है ना? व्हाट मेक्स अ गुड टैक्स? तो पहला है इक्विटी, फेयरनेस, मतलब टैक्सेस शुड मैच एबिलिटी टू पे। अगर मैं साल का 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, साल का 1 लाख, तो भाई मेरे तो खर्चा पानी की उम्मीद कम है, क्योंकि महीने का 8 साढ़े 8 हजार रुपए पड़ रहा है मुझे। पर वहीं अगर मैं महीने का 1 लाख कमा रहा हूं, तो मैं साल का 12 लाख कमा रहा हूं। और जब मैं साल का 12 लाख कमा रहा हूं, तो सरकार कहती है कि आप टैक्स देने लायक हो। पर जो मेरे जैसा 12 लाख की जगह 12 करोड़ कमा रहा है साल में, वो ज्यादा टैक्स दे सकता है। तो यही बात है यहाँ पे, एबिलिटी टू पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेयरनेस।
मतलब हम सबसे एक जैसा टैक्स नहीं ले सकते कि सबकी इनकम का 10% हमें दे दो, नहीं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें होंगी, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी होनी चाहिए, मतलब इनकम से रिलेटेड है भी और हॉरिजॉन्टली भी, ठीक है। देखते हैं कैसे। फिर दूसरा होता है कन्वीनियंस, पेमेंट शुड बी सिंपल एंड टाइमली, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि होता है हमारा इनकम टैक्स का है, जीएसटी का है, सबका एक स्ट्रक्चर है। सर्टेनिटी, टैक्स पेयर मस्ट नो हाउ मच टू पे, व्हेन एंड हाउ, ये चीज उनको होनी चाहिए। जैसे आपने कोई भी चीज खरीदी, जैसे हमारा कोर्स खरीदा यूजीसी नेट का, 3,000 रुपए से मान लीजिए कोर्स शुरू है, 3,000 रुपए का आपने कोर्स खरीदा, उसमें 18% जीएसटी है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो बेचने वाले को भी पता है, खरीदने वाले को भी पता है, कब पे करना है ये भी पता है, कैसे पे करना है, जीएसटी पोर्टल पे जाके पे करना है, कितना पे करना है ये भी पता है। तो सर्टेनिटी है, ऐसा नहीं कि किसी चीज पे अलग है, किसी सब चीज लिखी हुई है, ठीक है। इकोनॉमी, कलेक्शन की जो कॉस्ट है ना वो रेवेन्यू जनरेटेड से कम होनी चाहिए। कलेक्शन की कॉस्ट क्या होती है, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ सरकार ने कलेक्ट किए, पर 100 करोड़ में से 2 करोड़ कलेक्शन करने में लग गए, जैसे पोर्टल बनाने में सरकार के जो स्टाफ होंगे, जो इस कलेक्शन का, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, जीएसटी ऑफिसर हो गए, ये सारे लोग, उनकी सैलरी हो गई, खर्चा हो गया, तो वो कम होना चाहिए ऑब्वियसली। मॉडर्न में एडिशन हुए कुछ चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी हुई है, प्रोडक्टिविटी हुई है और सिंप्लिसिटी हुई है। मतलब टैक्स इतना मत ले लो कि आदमी सोचे कि यार बचा हुआ पैसा भी किसी काम का नहीं है। सिंप्लिसिटी मतलब टैक्स भरना आसान, पे करना आसान, कैलकुलेट करना आसान, इस टाइप से। और फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि ऊपर नीचे चीजें हो तो आप उससे बच सको। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी है, सेल होगी तो ही कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो अगर आप माल बेचोगे तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। सो दीज कैनन्स आर स्टिल गाइड मॉडर्न टैक्स रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंडियाज जीएसटी रोल आउट, वही मैंने एग्जांपल यहां पर लिखा है, आगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, ये हमेशा एक सवाल होता है, बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। आज इस स्लाइड में मैं आपको अच्छे से क्लैरिटी में बता दूंगा। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न टैक्स सिस्टम। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इसमें इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही आदमी पे होता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स, जो कि अभी अबॉलिश कर दिया गया है पर पहले था। ये सारे एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट टैक्स के। बेनिफिट क्या रहता है, इक्विटेबल रहता है, इक्वल नहीं बोल रहा हूं, इक्विटी, इक्विटेबल। मेरी कैपेसिटी कम है, आपकी ज्यादा है, आप ज्यादा पे करोगे, मैं कम पे करूंगा, तो ये इक्विटी हो गई, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर इनकम वी आर पेइंग, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपसे टैक्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा। लिमिटेशन क्या है, इवेजन की एक रिस्क रहती है। जैसे एक जमाने में इंडिया में काफी ज्यादा टैक्स था 1970s और 80s में, तो इतना ज्यादा टैक्स था कि लोग इवेड कर लेते थे कि बाद में अगर पकड़े भी गए तो कम पैसा देना पड़ेगा, पर आज की तारीख में ये चीज धीरे धीरे कम हो गई। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें इंपैक्ट और इंसिडेंस एक आदमी पे नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊंगा अभी इंपैक्ट और इंसिडेंस, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है। बेनिफिट क्या है, इसमें बेस वाइड रहता है, मतलब ज्यादा लोग देते हैं, जो भी उस सर्विस को एंजॉय करेगा वो जीएसटी पे करेगा। जैसे आपने कार खरीदी तो जीएसटी आपको देना है, ठीक है। फिर वाइडर बेस है, मतलब जो यूज करेगा वो है, तो नमक, दाल, आटा, चावल सब पे कुछ ना कुछ टैक्स कहीं ना कहीं लगता है, कुछ एग्जेम्प्टेड भी है। और ये इजियर है कलेक्शन में, मतलब आसानी से आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर है। इसका मतलब आपने कार खरीदी और देश के अरबपति ने भी कार खरीदी, दोनों पे बराबर टैक्स लगना है। ऑब्वियसली लग्जरी कार पे टैक्सेस ज्यादा होते हैं, अफोर्डेबल कार पे कम होते हैं, इकोनॉमी कार पर टैक्स तो बराबर है। मतलब अगर आप एक मारुति सुजुकी ऑल्टो खरीदते हैं और देश का बिलियनर मिलियनर ऑल्टो खरीदता है, सेम टैक्स दोनों को देना है, रिग्रेसिव है, इनकम से डिपेंडेंट नहीं। अब ये टर्म समझ लेते हैं, इंपैक्ट और इंसिडेंस। इंपैक्ट और इंसिडेंस मतलब इनकम टैक्स। फॉर एग्जांपल लेते हैं इनकम टैक्स की, मेरी इनकम है, मेरी इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा, तो इंपैक्ट किस पे आया, मेरे पे आया। और इंसिडेंस मतलब पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो भी मेरी है, ठीक है। सो इंपैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन पे होता है। वहीं जीएसटी की बात करते हैं, तो आपने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया या आपने इकोहॉलिक्स में कोर्स लिया, आपने इकोहॉलिक्स में कोर्स लिया, आपने वो फीस मुझे पे की, उसमें जो जीएसटी था, अब जिम्मेदारी मेरी है कि मैं सरकार को भरूं, ठीक है। तो आप पे इंपैक्ट आया
और इंसिडेंस किस पे आया, इंसिडेंस मतलब जिम्मेदारी मेरे पे आई उसको पे करने की, तो वो अलग अलग उस पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार ये नीचे वाली लाइन पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस टारगेटेड एबिलिटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस टारगेटेड कंजम्पशन। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ये आपको और क्लैरिटी में चीजें समझा देगा। अब टैक्स इंसिडेंस एंड बर्डन शिफ्टिंग देख लेते हैं। हु अल्टीमेटली बियर्स द टैक्स, अभी मैंने छोटे से एग्जांपल से आपको समझाया था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपैक्ट क्या होता है, इमीडिएट पेयर, हु पेज द फर्स्ट, तो जीएसटी के केस में कस्टमर पे कर देता है। इंसिडेंस क्या है, फाइनल पेयर, मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो आपने बिल के साथ जीएसटी पे कर दिया, पर हु बियर्स द बर्डन, फाइनल पेयर वो है, ठीक है, तो वो दुकानदार होगा। फॉरवर्ड शिफ्टिंग मतलब कंज्यूमर्स हायर प्राइजेस, बैकवर्ड शिफ्टिंग मतलब टू प्रोड्यूसर लोअर वेजेस एंड रेंट्स। इस तरह से हम ये शिफ्टिंग वाले दो कॉन्सेप्ट। कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं कि रिड्यूस वैल्यू ऑफ टैक्स्ड एसेट, मतलब कहीं ना कहीं हम उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जीएसटी इंक्रीज ऑन लैपटॉप्स, है ना, कंज्यूमर बियर्स द मोस्ट बर्डन इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं और उन 50 बच्चों को लैपटॉप चाहिए, पर कल से जीएसटी बढ़ गया, पर लैपटॉप तो चाहिए उन्हें पढ़ने के लिए, तो डिमांड इनइलास्टिक हो गई। मतलब इनइलास्टिक मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, प्राइस में उसमें कोई भी चेंज हो जाए फिर भी उसकी डिमांड में चेंज नहीं होता। जैसे कि पेट्रोल प्राइस है, आज अगर 100 रुपए है, कहीं 105 है, कहीं 95 है, मान लीजिए ये 140 रुपए हो जाता है पेट्रोल, तब भी हम पेट्रोल भराएंगे, हम किफायत से यूज करेंगे, अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करेंगे, बट हम पेट्रोल भराना बंद नहीं करेंगे। तो यही बात है कि डिमांड जब इनइलास्टिक होती है तो उसकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता है। टैक्स इंसिडेंस इज द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग हु ट्रूली सफर्स फ्रॉम अ टैक्स, नॉट हु पेज इट, ठीक है। ये टैक्स इंसिडेंस है, कौन सफर कर रहा है ना कि कौन पे कर रहा है। इलास्टिसिटी, टैक्स एंड टैक्स इंसिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के कॉन्सेप्ट में, इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि इलास्टिसिटी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे पहले ही ले लो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। सो इलास्टिसिटी डिटरमाइंस हु बियर्स द लार्जर बर्डन। इलास्टिसिटी बताती है कि असली में कौन लार्जर बर्डन बियर करेगा। रूल 1 क्या है, अगर डिमांड इनइलास्टिक है, जैसा मैंने अभी पेट्रोल के एग्जांपल में आपको बताया था, तो कंज्यूमर बियर द मोस्ट बर्डन, फिर भी आप पेट्रोल भराओगे, ठीक है। इफ डिमांड इज इलास्टिक, प्रोड्यूसर्स बियर द मोर बर्डन। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी है, देश में बहुत पॉपुलर है, अगर उस पर जीएसटी 18% से 28% हो जाता, मान लो फिर से, ठीक है, तो वो 28% की जो कैटेगरी रहेगी वो कौन बियर करेगा, वो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, क्योंकि बहुत लोग फॉर्च्यूनर फिर नहीं खरीदेंगे, 2-4-5 लाख के चक्कर में नहीं खरीदेंगे, और 2-4-5 लाख कोई कम नहीं होता, ठीक है। रूल 2, इफ सप्लाई इज इनइलास्टिक, ठीक है, प्रोड्यूसर बियर द मोस्ट बर्डन, एंड इफ सप्लाई इज इलास्टिक कंज्यूमर बियर द मोस्ट बर्डन। मतलब कितने हिसाब से, यहां आप देखें अगर सप्लाई इनइलास्टिक है मतलब उसकी जरूरत है, तो यहां पे प्रोड्यूसर बियर करेगा ही करेगा। तो ये जो मैंने बताया इसका ऑपोजिट है। सो इन एवरी टैक्स क्वेश्चन ऑलवेज चेक इलास्टिसिटी फर्स्ट एंड डिसाइड्स एवरीथिंग, क्योंकि जब भी इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, यूजीसी नेट में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं लेफर कर्व की, एक कॉन्सेप्ट है जिसका अभी अभी हमने बेस्ट एग्जांपल देखा इंडियन इकोनॉमी में। सितंबर के महीने में 2025 सरकार ने जीएसटी कम किया, ठीक है, काफी आइटम पे, और 2 स्लैब हटा ही दिए। और वो 2 स्लैब हटने के बाद 5 और 18% की कैटेगरी में काफी सारे गुड्स आ गए, मतलब जो 12% पे थे वो 5 पे आ गए, जो 28 पे थे वो 18 पे आ गए, और कुछ 18 से सीधे 5 भी आ गए हैं। तो लेफर कर्व क्या कहता है, लेफर कर्व का एक सिंपल सा ग्राफ है जिसमें ऐसा ग्राफ बनता है बेल शेप्ड। इसका मतलब ये जो ऑप्टिमम एरिया है जहां पे आपका टैक्स अमाउंट होना चाहिए और यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू है, मतलब इससे ज्यादा अगर आप बढ़ाते जाओगे तो आपका रेवेन्यू घटता जाएगा। तो ये लेफर कर्व का बेस्ट एग्जांपल हमने देखा कि सरकार ने जैसे ही जीएसटी कम किया, सरकार का जीएसटी कलेक्शन लगभग 5% से बढ़ गया। तो ये प्रूव करता है कि लेफर कर्व एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का जो रिलेशनशिप दिखाता है वो सही दिखाता है। हायर टैक्सेस डू नॉट ऑलवेज मीन हायर रेवेन्यू, मतलब अगर टैक्स आप 90% कर दोगे किसी की इनकम का, तो अगर उसे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और 90,000 टैक्स जा रहा है, तो वो 10,000 के लिए काम नहीं करेगा।
या तो वो टैक्स की चोरी करेगा या काम करना छोड़ देगा, तो सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आर्थर लाफर ने ये कर्व बनाया था। और जो लेफर कर्व है ना, वो इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। मैंने अभी आपको दिखाया कि लो टैक्स रेट पे रेवेन्यू ज्यादा रहता है, पर एक पॉइंट जो मैंने ऑप्टिमम पॉइंट बताया था, हाई टैक्सेस रिड्यूस इंसेंटिव टू वर्क और इन्वेस्ट, तो रेवेन्यू डिप हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे देश में स्टार्टअप्स बढ़े, जैसे जैसे देश में बिजनेसेस बढ़े, सरकार को जीएसटी मिल रहा है। क्योंकि जब भी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे स्टॉक मार्केट है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। जितने लोग म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, बेचेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इस सब पे सरकार को एसटीटी जाता है। तो इसी वजह से जितने ज्यादा लोग बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, सरकार को उतना फायदा होने वाला है। ठीक है, इसमें देखते हैं कहां कहां यूज होता है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स के रिफॉर्म्स में। इंडिया का 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था, जो पहली बार 2014 में सरकार आई थी और उन्होंने बजट दिया था। हमारे लेट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जो वादा किया था वो यहाँ पर पूरा हुआ था, और 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था। फिर आ जाता है फॉर्मूला इनसाइट, रेवेन्यू इज इक्वल टू टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स बेस। बेस मतलब सिंपल सी है, कितने लोग पे करने वाले हैं। जैसे इंडिया में इनकम टैक्स लगभग 6 से 7 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, और उसी में से करीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग एक्चुअल में टैक्स पे करते हैं, बाकी लोग नील रिटर्न भरते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 140 करोड़ की जनता में कितने कम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। सो टैक्स बेस श्रिंक होता है जब आप हाई टैक्स रेट रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सारी कमोडिटी में 5% जीएसटी कर दूं, तो सारी कमोडिटी जीएसटी एम्बिट में आ जाएगी, तो जो भी बाइंग सेलिंग हुई 5% लगना है, सीधा सीधा हिसाब है। पर यहाँ स्लैब्स ऊपर नीचे हैं अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज और गुड्स आप क्या खरीद रहे हैं। लेफर कर्व शोज दैट गवर्नमेंट मस्ट टैक्स स्मार्टली नॉट एक्सेसिवली। जैसे जब भी वॉर होती है, देखा इकोनॉमी में टैक्स बढ़ जाता है। हमने अमेरिकन इकोनॉमी में भी देखा था, वियतनाम वॉर हुई थी, उसका टैक्सेस बढ़ गए थे, तो लोग वॉर के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वॉर का बर्डन किसी ना किसी को पे करना पड़ता है। ठीक है, इंडियन टैक्स सिस्टम की बात करते हैं, स्ट्रक्चर और ट्रेंड्स की। हाउ इंडिया टैक्स स्ट्रक्चर हैज इवॉल्व्ड। जीएसटी 2017 में लॉन्च हुआ एज यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब सारे इनडायरेक्ट टैक्स को एक कर दिया गया। फिर डायरेक्ट टैक्स कोड अभी डिबेटेड है, अभी कंफर्म नहीं है, इसमें भी सारे डायरेक्ट टैक्स को एक करने की बात चल रही है। फिर इंक्रीजिंग द टैक्स बायंसी ड्यू टू डिजिटल कंप्लायंस, मतलब टैक्स बायंसी रेशो होता है जीडीपी से रिलेटेड, आईटीआर और जीएसटीआईएन की वजह से डिजिटल कंप्लायंस होने से बढ़ गया है। कॉर्पोरेट टैक्स कट 2019 में हुए टू 22% एंड 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग, जिससे कि इकोनॉमी में इन्वेस्ट बढ़ा है। फिर डेटा की बात करें तो टैक्स टू जीडीपी रेशो हमने देखा लगभग 11.7% था, और डायरेक्ट टैक्स फॉर्मिंग लगभग 52% थे। मतलब टोटल जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उसमें डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन 52% है। जब डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है ना, तो वो इकोनॉमी प्रोग्रेसिव की तरफ बढ़ रही है। चैलेंजेस क्या है? अभी भी टैक्स की चोरी एक चैलेंज है। नैरो डायरेक्ट टैक्स बेस, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं इनकम टैक्स जैसे, उसका बेस नैरो है, मतलब पे करने वाले बहुत कम लोग हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में काउंटिंग नहीं हो पाती, इसीलिए आपने देखा होगा पैन और आधार को लिंक किया जा रहा है, हर चीज नोट की जा रही है। यूपीआई के आने से डिजिटल चीजें हो गई हैं। आपने एक न्यूज सुनी होगी कि कर्नाटका में जितने भी यूपीआई थे, लोगों ने उखाड़ फेंक दिए दुकानदारों ने। क्यों? क्योंकि उनको नोटिस आ गया था जीएसटी की तरफ से, तो उन्होंने कहा अब कैश ओनली चलेंगे। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब चीजें फॉर्मल होती जा रही हैं, और जब फॉर्मल होंगी तो कैच करना आसान होगा। फिर इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो अभी डिजिटल फर्स्ट की तरफ बढ़ रहा है, कंप्लायंस हैवी की तरफ बढ़ रहा है, और ग्रोथ फ्रेंडली है, देश के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में जो पीवाईक्यूज होते हैं उसका एक अपन रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, नेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड आपको 1000 क्वेश्चन चाहिए ना, तो मोबाइल ऐप पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टैक्स इंसिडेंट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो आंसर है सी, दोनों पे डिपेंड करता है, अभी हमने देखा। विच कैनन रेफर्स टू लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? इक्विटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी एंड कन्वीनियंस। तो इकोनॉमी इसका आंसर है, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम लगती है। फिर देखते हैं अगला कर, लेफर कर्व कैसा है उसका शेप? यू शेप है, इन्वर्टेड यू है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो इन्वर्टेड यू है, ये आपका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद 1 मिनट रिवीजन आप क्विकली देख लो, आपको क्या क्या पढ़ा है मैंने। कैनन्स पढ़ा दिए, चारों कैनन थे। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो गई,
टैक्स इंसिडेंस और उसकी शिफ्टिंग की बात हो गई, बर्डन की, इलास्टिसिटी का बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी, लेफर कर और जीएसटी और इंडिया के स्ट्रक्चर। अगर आप ये फंडामेंटल्स को मास्टर कर लोगे ना तो यूजीसी नेट के पब्लिक फाइनेंस में आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, 3 आवर्स की फ्री वर्कशॉप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, A to Z अबाउट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।